Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 11th Chemistry Unit 6 Chemical Kinetics. This is part 4. Today I will discuss measurement of delta U and delta H. Delta U means change in internal energy and delta U means change in enthalpy. इसके लिए बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत सारे मेजरमेंट होते हैं. मेजरमेंट डेल्टा यू और डेल्टा एच मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारे वैल्यूज होती हैं. तो इसमें ही हम कुछ वैल्यूज पढ़ेंगे, कुछ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का या किसी भी सिस्टम का डेल्टा यू और डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसमें हम पढ़ते हैं कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री एक ऐसी प्रोसेस होती है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व होती है या हीट रिलीज होती है तो उसको मेजरमेंट करने का काम करती है. और ये चीज़ जिससे मेजरमेंट किया जाता है उसको हम कैलोरीमीटर के नाम से जानते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री में कैलोरीमेट्री इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. एन apparatus आर यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ हीट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कैलोरीमीटर. यानी कि ये कैलोरीमीटर आपके लिए ही यही इम्पोर्टेंट है. कैलोरीमीटर, ये कैलोरीमीटर. इसके बाद से टाइप ऑफ कैलोरीमीटर. तो 2 टाइप के कैलोरीमीटर होते हैं. कैलोरीमीटर अगर देखा जाए तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली हम एनसीईआरटी में 2 टाइप को डिस्कस किया गया है. तो 2 टाइप के कैलोरीमीटर को ही यहाँ पे हम भी डिस्कस करेंगे. तो इसमें पहला होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. पहली कैलोरी जो मीटर होती है ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, जिसको हम हीट, इसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन या सिस्टम पे हीट की ही बात करती है. और हीट को हम क्या करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं. स्मॉल क्यू से हीट को डिनोट करते हैं. एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब स्मॉल वी. यानी कि जब भी ये वर्ड आए तो आप समझ जाएंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात किया गया है. दूसरा होता है एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर किसके लिए यूज करेंगे आप, ये मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एस के लिए ही इन दोनों में से किसी एक के लिए हम यूज करेंगे. तो यहाँ पे देखेंगे कि एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि हीट के लिए, हीट के ही रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हीट के लिए क्यू लिखते हैं और प्रेशर है तो यहाँ पे पी लिख देंगे. तो जहाँ भी क्यू पी की बात है, क्यू बेस पी की बात है, तो इसका मतलब होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. इसका मतलब होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. जो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में पहला हम पढ़ेंगे इसमें हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो इसमें होता क्या है, इसको हम यहाँ पे लिखते चलते हैं हीट कांस्टेंट वॉल्यूम. यानी कि इसका यूज हम डेल्टा यू मेजरमेंट ऑफ या डेल्टा यू मेजरमेंट में हम इसका यूज करते हैं. डेल्टा यू जब इसकी हम बात करेंगे डेल्टा यू की मेजरमेंट की तो वहाँ पे क्या होगी कि वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा. वहाँ पे वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा, लेकिन डेल्टा यू की मेजरमेंट की बात वहाँ पे हम करेंगे. डेल्टा यू की मेजरमेंट जिस तरीके से किया जाता है उसको हम बम कैलोरीमीटर के नाम से जानते हैं. बम कैलोरीमीटर, इसके नाम से जानते हैं बम कैलोरीमीटर. तो बम कैलोरीमीटर से ये पता चल जाता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में हीट कितनी इन्वॉल्व हो रही है या रिलीज हो रही है. तो आइए आप देखते हैं क्या होते हैं. तो पहला हमारा हेडिंग यही होगा डेल्टा यू मेजरिंग, डेल्टा यू मेजरमेंट. तो डेल्टा यू मेजरमेंट में ये डेल्टा यू मेजरमेंट में लिखा भी गया है कि फॉर केमिकल रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम. यहाँ पर हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे, पहले टर्म का ही है, या कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही हम डेल्टा यू का मेजरमेंट करते हैं. तो यहाँ लिखा भी गया है फॉर केमिकल रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिस इज मेजर्ड इन बम कैलोरीमीटर. इसको किस मेजरमेंट किया जाता है, बम कैलोरीमीटर से इसको मेजरमेंट किया जाता है. तो ये हमारा बम कैलोरीमीटर है. बम कैलोरीमीटर इसे ही बोला जाता है. यहाँ पे देखेंगे कि एक स्टील का कंटेनर है, ये पूरा का पूरा एक स्टील का कंटेनर है. और इस स्टील के कंटेनर में ये वाटर बाथ लगा है. जो यहाँ पे ये वाला जो लाइनिंग है इसका नाम है वाटर बाथ. ये वाटर बाथ है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो टैंक है अंदर का ये पूरा वाटर से भरा हुआ है. इसीलिए मैंने यहाँ पर वाटर लिखा है, डॉट डॉट यहाँ पे किया है, वाटर से भरा है. और जिस
केमिकल सब्सटेंस का हमको केमिकल सब्सटेंस का एनर्जी या हीट पता करना होता है, उस केमिकल सब्सटेंस को हम यहाँ पे रख देते हैं, ये वाटर बाथ के ऊपर यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको सैंपल भी लिखा गया है, वाटर बाथ को रख देते हैं। इसके बाद से वाटर बाथ से ही एक फायरिंग लेड, देखिएगा ये फायरिंग लेड है, ये ऊपर जाता है, ये फायरिंग लेड यहाँ से सैंपल, जहाँ से सैंपल कलेक्ट होता है सैंपल से ही टच करता है ये फायरिंग लेड्स। ये फायरिंग लेड्स से ऊपर देखिए यहाँ तक जाता है। यहाँ पे ये दो साइन होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव साइन होती है। इसे हम यूज क्यों करते हैं, इसका जब भी हम इसका किसी भी सैंपल का या किसी भी केमिकल रिएक्शन का हीट हमको पता करना होगा तो क्या करेंगे कि उसमें कितनी हीट लग रही है उसको बर्न करने में, इस केमिकल रिएक्शन को या सैंपल को, तो क्या करते हैं कि यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पैसे प्रोवाइड कराते हैं तो ये यहाँ पे सब्सटेंस जलने लग जाता है। लेकिन कोई भी सब्सटेंस जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ से एक लाइन, एक यहाँ से पाइप ड्रा की गई है, और इस पाइप को बोलते हैं ऑक्सीजन इनलेट, यानी कि यहीं से हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्योर ऑक्सीजन यहीं से हम पास करते हैं, प्योर ऑक्सीजन पास करते हैं। और यहाँ पे जैसे ही हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट कर, इलेक्ट्रिसिटी से इसको कनेक्ट करेंगे तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये सब्सटेंस क्या होगा, जलने लग जाएगा। तो जैसे जलने लग जाएगा तो इसका हीट क्या होगा, हीट इसका बाहर निकलेगा। जब इसका हीट मतलब इस सब्सटेंस का या सिंपल का हीट क्या होगा, सिंपल का हीट बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो ये वाटर में जाकर फैलेगा, ये वाटर में जाके फैलेगा। ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग का मतलब होता है ये बार बार घूमता रहता है। घूमने का मतलब होता है कि हर जगह टेम्परेचर को ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, हर जगह टेम्परेचर इक्वल रूप में जल्दी से मिक्स करेगा। और यहाँ पे थर्मामीटर हमने यूज़ कर लिया है। थर्मामीटर से क्या होता है कि कितना टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कितना पहले था, कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है, उसको मॉनिटरिंग करने का काम थर्मामीटर करता है। उसके बाद देखेंगे ये पूरी प्रोसेस में होता क्या है। पूरी प्रोसेस में जब यहाँ पे हम कोई भी सैंपल को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, फायरिंग लेड्स के थ्रू ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब किसी भी सैंपल या केमिकल रिएक्शन को या किसी भी सिस्टम को बर्न करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होगा कि कुछ एनर्जी क्या होती है कि आउट ऑफ सराउंडिंग चली जाती है, कुछ एनर्जी आउट ऑफ सराउंडिंग चली जाती है। तो आउट ऑफ सराउंडिंग अगर एनर्जी चली जाती है तो उससे किसी भी सब्सटेंस का, सिस्टम का या केमिकल रिएक्शन की एक्यूरेट हम एंथैल्पी या एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, या उसका हम डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ एनर्जी तो सराउंडिंग में चली जाती है। तो उस कोई एनर्जी, उसकी एनर्जी सराउंडिंग में न जाए इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बम कैलोरीमीटर को हम यूज़ करते हैं, जो स्टील का बना होता है। ये बम कैलोरीमीटर हम इसका यूज़ करेंगे। बम कैलोरीमीटर बहुत सारे लेयर्ड में होते हैं, तो इससे क्या होता है हीट बाहर नहीं निकल पाती है। इसी के अंदर क्या कि वाटर भर दिया जाता है कि हीट वाटर के अंदर ही जाके वाटर में ही जाके हीट मिक्स हो जाती है। जो वाटर में मिक्स हो जाती है इक्वल पार्ट में, हर जगह वाटर में हीट का जो हीट होती है हर जगह यूनिफॉर्मली हो जाती है। तो थर्मामीटर उसका रीडिंग देता है कि हमारा इसका जो इस वाटर का टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर गया है। अब देखते हैं कि पहले कितना था। मानते हैं कि जब हमने वाटर यहाँ पे यूज़ किया था, सैंपल भी रखा था, ठीक है, उस समय भी हमारा एक नॉर्मल टेम्परेचर होगा, नॉर्मल इंटरनल एनर्जी होगी इस सब्सटेंस की, तो वो हमारा हो जाता है E1। क्या हो जाता है E1, वो हो जाता है E1, या इसको हम अगर इंटरनल एनर्जी U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं U1 हो जाता है। लेकिन जैसे ये हम इसको बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जैसे ही हम सैंपल को बर्न करेंगे फायरिंग लेड्स के थ्रू, तो क्या होगा, ये जलना स्टार्ट होगा। इसकी एनर्जी सराउंडिंग में जाएगी, तो सराउंडिंग में तो बाहर निकल नहीं पाती है, इसी चैम्बर के ही अंदर रहती है, वेसल्स के या बम कैलोरीमीटर के अंदर ही रहती है। तो इसकी एनर्जी वाटर में रिलीज होती है, चारों तरफ वाटर में रिलीज होती है। स्टीयरिंग इनको मिक्स करने का काम करता है। और टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर का रीडिंग देखते हैं तो जो पहले नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है उससे क्या होती है, थर्मामीटर पर रीडिंग धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। जो बढ़ना स्टार्ट करती है तो जिस पॉइंट पर आके रुक जाती है तो उसको हम E2 या हम नाम देते हैं U2। ये तो इस तरह से हम इसका टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा E बोलते हैं। तो ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट पे शो करेगा ये, या इसी को लिख सकते हैं डेल्टा U, दिस इज U2 माइनस E1। यहाँ पे U1
हो जाएगा, यानी कि ये फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी हो जाएगा। और इसी को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा डेल्टा एच निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम मेजरमेंट डेल्टा यू की मेजरमेंट करते हैं। यही चीज़ जितना भी हमने बताया है ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी गई है, यहाँ पे लिख दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी हमने एक एक लाइन बताया है वो सारी एक एक लाइन यहाँ पे बता दी गई है, यहाँ पे लिख दी गई हैं। आप चाहें तो इसको पॉज करके अपना नोट्स बना सकते हैं। आप इसको पॉज करिएगा और इसको अपना नोट बना सकते हैं। नहीं तो जो भी मैंने यहाँ पे लैंग्वेज आपको समझाया है, इसको इस फिगर को जिस तरह से भी समझाया है, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो पॉज करके अपने मन से भी ये सारी बातें लिख सकते हैं। ये भी है, इसका कुछ पार्ट यहाँ पर भी है, तो ये भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। डेल्टा क्यू वी का मतलब होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हीट आने की हीट से ही तो हम पता कर लेते हैं। ये तो अगला है हमारा, अगला टॉपिक होगा हमारा डेल्टा, अभी तो डेल्टा यू हमने पढ़ा था, अगला टॉपिक होगा डेल्टा एच मेजरमेंट। और ये किस पे होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ हीट या हीट एट कांस्टेंट प्रेशर लिख सकते हैं। यानी कि अगर हीट को हमने Q से रिप्रेजेंट किया है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यह भी बताया गया था, ये दूसरी टॉपिक है, ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी होता है, चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, हीट का ही एक रूप होता है एंथैल्पी। हीट या एनर्जी कर सकते हैं, एनर्जी का ही, या हीट मेनली होती है डेल्टा एच, यानी कि हीट का एक रूप होता है। इसमें भी एक कैलोरीमीटर लेंगे। कैलोरीमीटर के अंदर हम क्या करेंगे, कोई केमिकल सब्सटेंस या कोई सिस्टम, कोई सैंपल हम इसमें पुटअप करेंगे। पुटअप करने के बाद एट कांस्टेंट प्रेशर पे उसके हीट को हम एनालाइज करेंगे या उसके हीट को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इसी को हम डेल्टा एच मेजरमेंट बोलते हैं। देखिएगा, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मान लेते हैं रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो एक रिएक्टेंट को हमको एनर्जी देनी पड़ी तब प्रोडक्ट में चेंज होगा। या हो सकता है कि रिएक्टेंट जैसे ही प्रोडक्ट में चेंज होता है तो कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर हम डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे हीट ऑफ एंथैल्पी। क्या बोल सकते हैं, हीट ऑफ एंथैल्पी। इसको हम हीट ऑफ एंथैल्पी के नाम से भी जान सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। आपको जो चाहे वो लैंग्वेज यहाँ पे बोल सकते हैं। हीट ऑफ एंथैल्पी बोलते हैं, या हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये बहुत समझेंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, मान लेते हैं एक केमिकल रिएक्शन है पूरा, जिसमें एक रिएक्टेंट जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो इसके दो कंडीशन हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज ना हो, तो इसके लिए हम इसको रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी हम देते हैं। जब एनर्जी देते हैं तब जाके ये प्रोडक्ट में चेंज होता है। या हो सकता है कि जब रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, डायरेक्ट जगह चेंज हो जाता है, तो हो सकता है कि जो प्रोडक्ट जैसे ही बने इसके साथ साथ कुछ एनर्जी भी लॉस हो, इसके साथ साथ कुछ एनर्जी भी निकल जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जो कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहीं पे जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। मेजरमेंट ऑफ हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कैन बी डन इन कैलोरीमीटर। जो कैलोरीमीटर का होता है, हीट एब्जॉर्ब आर इन्वॉल्व इन एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन एंड हीट ऑफ एंथैल्पी, इसको बोल सकते हैं। अगर देखते हैं अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मान लेते हैं ये अभी यहीं पे समझ रहे हैं, तो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस लिख लेते हैं प्रोसेस। जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है तो इसका मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन से, यानी कि केमिकल रिएक्शन से हीट बाहर निकलेगी, यानी कि हीट क्या होगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से हीट बाहर निकलेगी। इसका मतलब ये होता है जब हीट बाहर निकलती है तो यहाँ पे QP जो होता है वो निगेटिव में आ जाएगा, और जो इसकी जो एंथैल्पी होगी डेल्टा एच OP का आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। अगर हीट बाहर निकलता है यानी कि इन सराउंडिंग में जाता है तो
ठीक है, ये आ जाता है। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हीट लिख लीजिए, या तो इसके जगह पे आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर है, ये पी में चेंज हुआ है, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे निगेटिव में आ जाती है, कुछ वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। तब ये वैल्यू सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ये सब वैल्यू आ जाती है। अगर सपोज ये एक्सोथर्मिक की प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक मतलब यही होता है कि हीट आर लिबरेट इन सराउंडिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगर रिएक्शन के टाइम हीट क्या होती है, सराउंडिंग में लिबरेट यानी कि निकल जाती है, तो वहाँ पे क्या होती है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है, नेगेटिव होती है। या डेल्टा एच क्या होती है, डेल्टा एच को ही तो हम हीट बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं, ये नेगेटिव में आएगी। तो अगर हमारे पास मान लेते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, प्रोसेस या रिएक्शन लिख सकते हैं। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब होता है कि अगर ये रिएक्टेंट है, अगर ये प्रोडक्ट में चेंज अगर होना चाहता है तो हम इसको एनर्जी देंगे, यानी कि यहाँ पे हमको एनर्जी या हीट देना पड़ेगा, तब जाकर प्रोडक्ट में चेंज होगा। जब ये ऐसे कंडीशन आते हैं कि जब किसी रिएक्टेंट को केमिकल रिएक्शन के टाइम कोई रिएक्टेंट होता है, उसको एनर्जी लेने के बाद प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो उस समय अगर क्यूपी जो होगा हमारा क्या होगा, ये हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वो पॉजिटिव चार्ज में आएगा, और डेल्टा एच भी हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, यानी कि एंथैल्पी चेंज भी पॉजिटिव में आएगी और क्यूपी भी हमारा पॉजिटिव में आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा पूरी बातें। तो ये इस सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे भी डिस्कस कर लिया है कि इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इन्वॉल्व एंड सिस्टम लॉस हीट टू द सराउंडिंग, देयरफॉर क्यूपी विल बी नेगेटिव, डेल्टा एच आल्सो भी नेगेटिव। लेकिन सिमिलरली अगर ऐसा हो कि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है इंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो क्यूपी पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो जाएगा। और इसे भी हम एक कैलोरीमीटर ऑपरेटर से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, आपको दिखाया गया है। एक फोम पॉलिएस्टर है, ये एक पॉलिएस्टर यानी कि एक प्लास्टिक ही है जो पॉलिएस्टर है, जो आप जैसे अब हाई क्लास में जाएंगे यानी क्लास 12 में जाएंगे तो पॉलीमर चैप्टर है, वहाँ पे आप पॉलीस्टाइरीन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये फोम पॉलीस्टाइरीन कप है, ये पूरा एक बहुत बड़ा कप होता है, बाल्टी टाइप का कप होता है। इसमें ये कप, इस बाल्टी यानी कप को, पॉलीस्टाइरीन कप को यहाँ से काट के दिखाया गया है माइक्रोस्कोप से कि ये इतने लेयर हैं क्या इतने ज़्यादा इस पर लेयर हैं। लेयर होने से क्या होता है कि जब हम ये केमिकल मिक्सचर है, ये रिएक्शन का मिक्सचर है, इसके अंदर जो हमने लिया है ये लिक्विड फॉर्म में रिएक्शन का मिक्सचर है, और इसी मिक्सचर में एक थर्मामीटर है, थर्मामीटर ऊपर तक की तरफ दिखाई दे रहा है आपको थर्मामीटर। ये जब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन मिक्सचर होती है डालते हैं तो उसका खुद का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, खुद का इसका क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो इसकी रीडिंग रूम टेम्परेचर पे शो करेगी, जितना भी हो रूम टेम्परेचर पे शो करेगा। जैसे यह रिएक्शन, इसके केमिकल रिएक्शन इसके अंदर है, ये क्या होगा, बर्न होने लगेगा, यानी कि इसमें रिएक्शन में अगर एनर्जी हम दे रहे हैं उसको या एनर्जी उससे निकाल रहे हैं, किसी भी रिएक्शन का टाइम, मान लीजिए एक रिएक्शन है, ये आप सोचिएगा थोड़ा माइंडली से सोचिएगा कि ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर अपने अभी रूम टेम्परेचर दिखाता है, रूम टेम्परेचर दिखा रहा है। अगर सपोज अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, अगर सपोज मान लेते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो हीट यहाँ से बाहर निकलेगी। तो जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी तो क्या होगा कि धीरे धीरे थर्मामीटर क्या होगी, थर्मामीटर की रीडिंग आगे बढ़ती चली जाएगी, मतलब इंक्रीज होती चली जाएगी, थर्मामीटर की रीडिंग बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जैसे ही इंडोथर्मिक होगा तो इंडोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट एब्जॉर्ब होती है केमिकल रिएक्शन के टाइम, तो इसको केमिकल रिएक्शन को हीट देंगे या रिएक्टेंट को हीट देंगे तभी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो अगर इंडोथर्मिक के टाइम क्या होगा कि जब एनर्जी, देखिए इसका नॉर्मल टेम्परेचर तो पता ही होगा आपको रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जैसे इंडोथर्मिक प्रोसेस होगी तो क्या होगा कि जो हीट होगा तो हीट इसको बाहर से हम देते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, ये क्या हीट बाहर से मतलब क्या है कि जो इसके अराउंड जो भी सराउंडिंग है, सराउंडिंग से एनर्जी को या हीट को ये कैप्चर कर लेता है, खींच लेता है। और खींचने के बाद देखते हैं कि ये रिएक्शन क्या करता है, ये केमिकल रिएक्शन उसी एनर्जी को यूटिलाइज करता है,
और जब यूटिलाइज करता है तो जो इसका जो रूम टेम्परेचर पे जो रीडिंग होती है वो रूम टेम्परेचर से रीडिंग धीरे धीरे कम होती चली जाती है। यानी कि जब रूम थर्मामीटर पे रीडिंग कम होती चली जाए तो समझ जाएंगे कि इंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जब यही थर्मामीटर की रीडिंग मतलब धीरे बढ़नी चली जाए बढ़ने लगे तो उसको समझेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कभी भी हो तो वहाँ पे डेल्टा एच क्या होती है, निगेटिव होती है। किस कंडीशन में, एक्सोथर्मिक के कंडीशन में ये होती है। अगर इंडोथर्मिक की प्रोसेस हो तो वहाँ पे क्या होती है कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हम यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी की पूरी ये मैटर। और ये जो कप है पॉलीस्टाइरीन कप है, जो फोम का है, फोम्ड पॉलीस्टाइरीन कप है, इसलिए इसको कई लेयर में दिया गया है कि इसकी एनर्जी जब यहाँ पे एनर्जी का प्रोसेस हो या हीट का प्रोसेस हो या इसमें इसके जो केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस हो तो यहाँ से एनर्जी सराउंडिंग में नो निकले, यानी कि यहीं के यहीं रह जाए, तभी टेम्परेचर अपना मेजरमेंट दिखा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की डिस्कस करेंगे। थैंक्स।